ओके, सो दिस इज़ फर्स्ट क्लास। अब आप बताइए, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। एक सेकंड। पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके। यस मैम। तो हम बात कर रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी इन योगा। तो इसमें हम क्या-क्या कवर करेंगे कि क्या टीचिंग होती है, क्या लर्निंग होती है, क्या कांसेप्ट्स हैं और किस तरह से जो है पुराने समय में टीचिंग होती थी और किस तरह से जो है अभी प्रेज़ेंट उसमें होती है। 1 मिनट। सही है। कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं, है ना? और किस तरह से जो है टेक्निक्स हम जो है टीचर जो है एक स्टूडेंट्स को या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को किस तरह से कम्युनिकेट करता है। और उसकी पहले जो है एक टीचर को क्या-क्या चीज़ें अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए, क्या उसमें योग्यता चाहिए, है ना? वो किस तरह से अपना लेसन प्लान बनाएगा, किस तरह से कांसेप्ट्स को कन्वे करेगा, उसमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने अलग-अलग टेक्स्ट के हिसाब से लिम्स पढ़े हैं ना? जैसे कि हठ प्रदीपिका आपने कहा कि कंप्लीट हो गया है, तो हठ प्रदीपिका में कितने अंग हैं या कितने लिम्स हैं उसके? स्वामी स्वात्माराम जी ने कितने बताए हैं? 4। 4 बताए हैं। कौन-कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, कुंभक, सॉरी कुंभक और नादानुसंधान। नहीं, कुंभक और प्राणायाम में क्या डिफरेंस है? आसन प्राणायाम को ही कुंभक बोलते हैं। आसन प्राणायाम मुद्रा नादनुसंधान। हाँ, और नादानुसंधान, है ना? 4 लिम्स बताए हैं। उसी तरह से आपने पातंजल योग सूत्र पढ़ा है, तो उसमें कितने हैं लिम्स? 4 है। 4 हैं? 8 है मैम, अष्टांग योग। अष्टांग योग है ना? ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है ना? कौन-कौन से हैं वो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो इसी तरह से अभी आप घेरन संहिता पढ़ेंगे तो उसमें 7 अंगों सप्तांग का वर्णन है। तो हम यहाँ पर जो है कुछ अलग तरह से डिवीज़न पढ़ेंगे कि योग के कितने डिवीज़न हैं। उससे जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको आप उन टेक्स्ट से रिलेट नहीं करिएगा, ठीक है? ये अलग एक कॉमन जो प्रोटोकॉल होता है, कॉमन जो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, वो ये उस तरह से बेस्ड है, ठीक है? कि किस तरह से एक जो टीचर है वो अ, फ़ॉलो करेगा क्योंकि यम नियम को फ़ॉलो करना मतलब एक इंडिविजुअल की अपनी ज़िम्मेदारी होती है एक तरह से, है ना? कि वो अपने आप को कितना डिसिप्लिन कर सकता है। उसको फ़ोर्सफुली सिखाना या उसको ज़बरदस्ती करना वो पॉसिबल नहीं है। ये एक इंडिविजुअल कहना चाहिए एक डिसिप्लिन है। उसके बाद में जो आसन हैं, कितने आसन करने हैं, क्या करने हैं, तो सब जो हमारे ऋषि-मुनि हुए हैं या जो सेजेस हुए हैं, उन्होंने अपने-अपने तरीके से किसी ने 15 आसन बताए, किसी ने 32 बताए, किसी ने यही कहा कि नहीं एक स्थिर ता जब आ जाए आपको एक पोस्चर में और आपको सुख का अनुभव हो, वही आसन है। तो यहाँ पर जो आप इसके बारे में पढ़ेंगे वो कॉमन एक प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और प्राणायाम भी सबने अलग-अलग किसी ने अष्टांग
मतलब अष्टकुंभक की चर्चा की है, किसी ने 9 बताए हैं, किसी ने 6 बताए हैं। तो यहाँ पे कॉमन है, जैसे कि उसमें कपालभाति भी आ गया, उसमें नाड़ी शुद्धि भी आ गया, है ना? और जो सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि आपने हठ प्रदीपिका पढ़ा, तो उसमें कितने कुंभक पढ़े हैं आपने? 8 8 हाँ, बताएंगे, नाम बताएंगे कोई? सूर्यभेदी, उज्जयी, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, प्लावनी। हाँ, तो अब जैसे ये जो आपने पढ़े हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि इस तरह के प्राणायाम आप स्टूडेंट को सिखाएं और स्टूडेंट जो है वो जा करके आम पब्लिक को सिखाएं, क्योंकि ये जो मूर्छा प्लाविनी है ये एक एडवांस स्टेज हो जाती है एक तरह से। और सूर्य भेदी हम हमेशा नहीं करते, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही करते हैं, है ना? तो इस तरह से उज्जयी जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस में हम करते हैं, भ्रामरी हम करते हैं। तो इस तरह से कुछ वेरिएशंस हैं, मतलब जो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं और जो टेक्स्ट में बताए गए हैं। तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसके अलावा जो है इसमें ये है कि भाई मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन मतलब कि ध्यान, है ना? ध्यान के पहले महर्षि पतंजलि ने बताया कि आपको धारणा करनी है। तो धारणा आप वो फिर से एक इंडिविजुअल आपका प्रैक्टिस है कि आप किसको धारण करते हैं, कहाँ धारण करते हैं, है ना? तो इस तरह से इसको जनरलाइज, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जनरलाइज्ड वे में आप किस तरह से उस कंसेप्ट को कैरी करते हैं, किस तरह से जो है प्रैक्टिसेस को, टीचिंग को प्लान करते हैं। तो उस तरह से आप एक गुड लेसन प्लान बनाते हैं। और उसके बाद में, क्योंकि लेसन प्लान बनाना क्यों जरूरी है कि आपको यदि किसी को सिखाना है ना? आप टीचर हैं, तो टीचर बनने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हमने आगे बढ़ना है, किस तरह से हम उसको प्लान करेंगे, और फिर हम जो है वो दूसरों को उसको सिखाएंगे। ठीक है? फिर जब आप टीचर बन जाते हैं, आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, तो आप जब सिखाते हैं उसके बाद में आप टेस्ट करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इवैल्यूएशन करेंगे। तो कौन से इवैल्यूएशन मेथड्स हैं, उसको किस तरह से कस्टमाइज किया गया है, एक और उसको कस्टमाइज कैसे करेंगे कि आप हर प्रैक्टिस को हर स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते। स्टूडेंट्स का मतलब ये है प्रैक्टिशनर, और जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही प्रैक्टिशनर हो। कई बार एज अ थेरेपिस्ट भी आप जब जाते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई डिसीज है या कोई कहना चाहिए कि किसी पोर्शन में कुछ पेन है या स्वेलिंग है या फिर कोई बीमारी है, तो उस केस में आप उसको किस तरह से कस्टमाइज करेंगे, उस तरह उसके लिए आप किस तरह से प्रोटोकॉल डिसाइड करेंगे कि आपको ये करना है, ये आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको प्लान करना आपको आना चाहिए। ठीक है? तो उसके बाद में आप उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कैसे अपने आप को ट्रेन करेंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं वो टीचिंग मेथोडोलॉजी में आएंगी। फिर योगा का जो क्लासरूम है वो कैसे होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें हम जो है वो इसमें सीखेंगे। ठीक है? अब हम दूसरा ले लेते हैं। दिख रही है आपको स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। ओके, वापस शेयर करना। आप दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो इसकी जो बुक है वो है योगा अभ्यासों की अध्यापन विधियां, जिसके जो लेखक हैं वो घरोटे जी हैं, डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घरोटे और डॉक्टर श्रीमंत कुमार गांगुली।
तो इन दोनों ने इसको लिखा तो क्या कहना चाहिए, ये एक्चुअली इंग्लिश में ये बुक थी, इसको ट्रांसलेट फिर इन्होंने किया है हिंदी में। और ये कैवल्य धाम की बुक है और बहुत ही मतलब कहना चाहिए यूज़फुल टेक्स्ट है ये। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या-क्या बताया गया है। क्योंकि ये जो 2 लोग थे ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद और जो लोनावला कैवल्य धाम के स्वामी कुवलयानंद जी, इनका जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है योग को एक कहना चाहिए आज के सिनेरियो में एनवायरनमेंट के हिसाब से लोगों तक उसको पहुंचाना। क्योंकि अर्लियर टाइम में क्या था कि योग बहुत ज़्यादा बहुत पहले तो ये माना जाता था कि भई ये जो है एक लाइफ का एक रूटीन है ना? सब लोग जो है उसी तरह की दिनचर्या को फ़ॉलो करते थे, कुछ प्रैक्टिसेस करते थे, है ना? और जो यम नियम जिसे हमने अभी पढ़ा पतंजलि योग सूत्र में आपने पढ़ा होगा, वो एक लाइफ का पार्ट था, है ना? वो अपने आप लोगों में वो डिसिप्लिन आ जाता था। उसके बाद में सोना, उठना, खाना-पीना, है ना? और थोड़ा-सा ब्रीदिंग प्रैक्टिस या पोस्चर्स, ये सब चीज़ें लोग अपनी लाइफ में का एक पार्ट मानते थे। पर धीरे-धीरे ये क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर कहना चाहिए कि ग्रुप में वो कन्फाइंड हो गया क्योंकि ये प्रैक्टिसेस आम लोगों के लिए जो है वो यूज़फुल तो बहुत हैं, लेकिन इसके लिए एक डिवोशन चाहिए, ठीक है? हर आदमी पूरी लाइफ डिवोटेड हो इस सब के लिए, ये धीरे-धीरे जो है वो इसीलिए एक पर्टिकुलर ज़ोन में ये लिमिटेड हो गया कहना चाहिए। तो फिर और बीच-बीच में जो है बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी हुए तो ये इसका जो ज्ञान है वो छिन्न-भिन्न हो गया एक तरह से। फिर कोई आया, उन्होंने सँभाला इसको और फिर एक एक कहना चाहिए सिस्टमैटिक वे में लोगों को बताया क्योंकि अ, पब्लिक है वो अपने ही रूटीन में इतनी व्यस्त रहती है कि इन डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए कोई बोले, कोई उनको बताए, तो फिर वो सोचते हैं। लेकिन जो चीज़ डिस्टर्ब हो गई है, बिखर गई है, उसको समेटने का काम कुछ महर्षियों ने किया। तो धीरे-धीरे फिर वही लोग इसमें आए जिनको इसमें इंटरेस्ट था या जो इसको फॉलो करना चाहते थे। तो इसलिए ये जो है एक तरह से कुछ लोगों तक ही सीमित हो गया एक तरह से कहना चाहिए। उसके बाद में जब हम मॉडर्न इसमें आते हैं एरा में तब कुछ मनीषियों ने और कुछ जो हैं हमारे योग के कहना चाहिए साधक उन्होंने इसको जो है एक आम पब्लिक के लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, उसको रिसर्च करना, उसके बारे में और जानना, उसको मॉडर्नाइज़ करना एक तरह से और जो चिकित्सा पद्धति है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, है ना? उससे कनेक्ट करना कि मतलब यदि आपकी तबीयत बिगड़ गई है, आपको कुछ पर्टिकुलर इश्यू है या डिसीज़ है, तो आप कैसे एक मेडिसिन भी आप ले सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ़स्टाइल को यदि आप ठीक कर लें, है ना? शुरू से, तो काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस तरह से रिसर्च की कुवलयानंद जी ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला और बहुत सारे काम इसमें जो है, जो लिमिटेड था टेक्स्ट तक, वो जो है प्रैक्टिकल वे में लोगों तक पहुँचाने का काम जो है मॉडर्न योगीज़ ने किया है। तो इसलिए इनको रिसर्च के लिए और प्रैक्टिकल वे में और जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है कहना चाहिए आज के युग के हिसाब से, तो उन्होंने एक कॉमन मैन को किस तरह से उसका बेनिफिट हो सकता है, किस तरह से जो है एक आम आदमी को योग से जोड़ना, ये सब काम उन्होंने जो है वो किया है। तो इसमें हम ये सब चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे जो कि आपका जो अभी मैंने सिलेबस बताया
उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जाता है। तो इसमें वही सब चीजें हैं कि भाई आप यदि एक शिक्षक प्रशिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो कौन से प्रैक्टिस से क्या प्रॉफिट होता है, क्या लाभ होता है ना? कौन से लोगों के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, तो ये आप तभी बता पाएंगे जब आप सारी चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे और फिर उसको एनालाइज़ करेंगे और उसके बाद में आप फिर कॉमन जो लोग हैं या जो छोटे थोड़े बहुत प्रैक्टिशनर हैं उनको बताएँगे कि भई ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप ये चीज़ें, ये प्रैक्टिसेस मत करिए, इससे आपको नुकसान होगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है एक शिक्षक को आनी चाहिए और ये कब आएँगी जब आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी और उसके बाद में आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए और साथ के साथ में आपको उसका अनुभव भी होना चाहिए, है ना? तभी जो है योगाभ्यास जो भी प्रैक्टिसेस आप बताएँगे या करेंगे, है ना? वो फिर जो है फ्रूटफुल होंगी, वो लोगों को उसका अच्छा उचित फल जो है लोगों को वो मिल सकेगा और तभी जो है ये स्प्रेड होगा। भई एक को यदि कुछ फ़ायदा होता है या उसकी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव चेंजेस आते हैं, तो फिर वो चीज़ दूसरे को बताएगा कि नहीं दवाइयाँ वग़ैरह चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ यदि आप ये सब भी प्रैक्टिसेस करते हैं, ये सब भी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में लाते हैं, तो उसके ये जो है परिणाम जो हैं वो होंगे और अच्छे परिणाम होंगे, सुखद परिणाम होंगे, आनंददायक जो है अनुभव उसका होगा। तो फिर इस तरह से जो है इस तरह की आगे सब तरफ फैलती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, मैम। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो बुक है ये पहले इंग्लिश में थी, उसके बाद में जो है इसका ट्रांसलेशन हिंदी में जो है ये भास्कर घाणेकर जी ने किया है और बहुत ही यूज़फुल और मतलब पॉपुलर बुक है ये। चलिए, थोड़ा-सा और देखते हैं कि और हम क्या-क्या है इसमें। तो जैसे मैंने कहा कि आपने भी पढ़ा है इसके हिस्ट्री के बारे में योग की, कि पहले तो ये माना जाता था कि भई 3000 साल पहले या 4000 साल पहले जो है जो सिंधु घाटी और हड़प्पा की जो संस्कृति थी, उसकी जो खुदाई हुई, उसमें कुछ ऐसे मूर्तियाँ निकली जो कि जिनके पोस्चर्स ये बताते हैं कि योग जो है वो प्रैक्टिसेस उन लोग फॉलो करते थे। लेकिन कहा ये जाता है कि योग जो है वो उसके भी पहले से जो है वो प्रैक्टिस लोग करते थे उसके। तो इसका जो ये कह लो कि भई कब से शुरू हुआ तो इसका कोई टाइम जो है वो नहीं है। आप लोग क्या कहते हो? आपका जो नॉलेज है आपने भी कुछ-कुछ सीखा होगा, तो आप लोग क्या कहते हो कि कब से योग शुरू हुआ? कोई भी बताएँगे? हेलो? अनादिकाल से शिव जी से शुरू है। हाँ, पर शिव जी का कोई एज़ सच बर्थ टाइम या ऐसा तो कुछ हमारे पास में है नहीं। हठ योगिक जो प्रैक्टिशनर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि शिव ने इसकी शुरुआत की या वो जो हैं आदि योगी थे, है ना? ये हठ यौगिक मानते हैं लेकिन वैसे देखा जाए तो जो बाकी के योगी हैं वो सब मतलब कुछ जो टेक्स्ट हैं उनका तो हमें प्रॉपर टाइम भी नहीं मालूम है कि भई यहाँ से
ये टेक्स्ट जो है इन्होंने लिखा तो इतने टाइम पे लिखा, वो अप्रोक्सीमेट फिगर है कि 200 साल, ईसा के 200 साल पहले लिखा, या फिर 14th सेंचुरी में आया, या 16 17 सेंचुरी में आया। ये मतलब एक रफ आइडियाज, रफ एक कहना चाहिए कि डेटा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही पुराना ये प्रैक्टिस है योग, और जिस योग को आज हम जानते हैं उससे भी मतलब काफी अलग वर्जन रहा होगा उस समय, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा होगा, सिंपल प्रैक्टिसेस रही होंगी, क्योंकि जो षटकर्म हम अभी पढ़ते हैं जो कि कंपलसरी कहा गया है हिरण संहिता में, लेकिन हठ प्रदीपिका में उसको कंपलसरी नहीं कहा गया। उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आपको जरूरत हो तो आप करिए, अदरवाइज आप मत करिए। तो जैसे जैसे समय गया प्रैक्टिसेस बदली, है ना, नई नई चीजें ऐड होती गई, तो इस तरह से जो पहले था वो सिंपल वर्जन था, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था, एनवायरनमेंट बहुत साफ सुथरा था, है ना, लोगों को बहुत ज्यादा यम नियम के लिए बहुत कठोर वो नहीं करना पड़ता था, वो उनके नेचर में था, एक तरह से कहना चाहिए। बहुत ज्यादा निगेटिविटी, या ये कहना कह लीजिए कि अम, जो भी द्वंद कहते हैं ना, द्वेष कहते हैं, है ना, तो वो सब चीजें कम थी, बहुत ही कम थी। तो वो इजीली फॉलो जो है वो करते थे, ध्यान भी करते थे, और जो भी देवी देवता जिसे हम कहते हैं ना, सूरज देव, वायु देव, अग्नि देव, तो क्योंकि ये चीज, ये हमें कुछ चीजें देते हैं, है ना, इसीलिए हम उनको कहते हैं देवता। और सूर्य को तो प्राण बोला गया है, क्योंकि विदाउट सन, विदाउट एटमॉस्फेयर हम अ, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कहना चाहिए। तो वही हमारे लिए गॉड की तरह है ना। एनवायरनमेंट आपने कंप्लीट कर लिया, आपको पता होगा कि सन और एनवायरनमेंट मतलब जो एयर है वो हमारे लिए कितनी जरूरी है। यदि ये चीजें नहीं होंगी तो लाइफ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अदर प्लैनेट्स में कुछ चीजें नहीं हैं जो कि बहुत ही जरूरी हैं, इसलिए वहाँ लाइफ नहीं है। तो हर किसी के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखना, है ना, रिस्पेक्ट की फीलिंग रखना, एक कहना चाहिए कि आदर का भाव रखना, है ना। तो ये प्रैक्टिस नहीं की जा सकती थी, ये उनके अंदर था, ऑलरेडी था कि भाई हाँ ऐसा ही हमने करना है। तो आज तो हम क्या करते हैं कि भाई सूरज को जल चढ़ा दिया, एक आध मंत्र बोल लिया, बस हो गया। लेकिन मन से क्या हम वो रिस्पेक्ट या वो आदर उनको देते हैं? 1 मिनट या कुछ सेकेंड्स के लिए भी हम ग्रैटिट्यूड फील करें इस माहौल के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, जिस जो पंच महाभूत हैं उनके लिए, क्या हम कभी थैंकफुल होते हैं? क्या हम अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल होते हैं? तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक इंटरनल प्रैक्टिस है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, एक तरह से कहना चाहिए। हाल में ये सारी प्रैक्टिसेस थी, और जो गुरु हैं वो बताते थे, लेकिन अर्लियर डेज में बहुत पहले, हजारों साल पहले, वो कौन से गुरु थे, किस तरह से वो अपना नॉलेज जो है वो यंगर जनरेशन को, स्टूडेंट्स को शेयर करते थे, इसके बारे में बहुत सारा तो नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं कि भाई जो भी चाहता था मन से कि भाई मैं ये चीज सीखूं, तो वो उस गुरु के पास जाते थे, यदि वो कि वो क्या सीखना चाहते हैं। और गुरु हर स्टूडेंट को, जो सीकर है ना, जो जिसको वो नॉलेज चाहिए, उसको वो सिखाते थे। तो धीरे 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 आपने ये इसमें पढ़ा होगा हायर एजुकेशन में, यदि आपने कंप्लीट किया है तो, कि ऐसा कोई एग्जामिनेशन या प्रमाण पत्र या परीक्षाएं उस समय नहीं होती थी, क्योंकि जो डेडिकेशन यदि आप में है तो ही आप जो है वो पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए जाते थे। कहीं कोई फोर्स नहीं था, कोई फीस नहीं थी, है ना, कोई कंपल्शन नहीं था। तो आराम से यदि आप चाह रहे हो, मन से चाह रहे हो, तो फिर आप वो गुरु के पास जाओगे आदर भाव के साथ, बड़े ही कहना चाहिए नम्र भाव के साथ, है ना, सेवा भाव के साथ।
एक सेकंड। वन सेकंड। तो आप जो है पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे सेवा भाव के साथ में वो शिक्षा आप उसको प्राप्त करोगे। उसके लिए गुरु आपको किस समय सिखाएँगे, क्या सिखाएँगे, नहीं सिखाएँगे, ये सब चीज़ें आप नहीं सोचोगे। बस आप पूरी तरह समर्पण भाव के साथ में आप वो चीज़ें सीखोगे। और उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है कि आपने ये क्वालीफ़ाई कर लिया, अब आपको ये सर्टिफ़िकेट मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारी जो शिक्षाएँ होती थी, है ना? गुरु बोलते थे और जो विद्यार्थी हैं वो उसको सुनते थे, उसको समझते थे। आपने कहीं पढ़ा होगा श्रवण, मनन और निधिध्यासन, है ना? पहले वो श्रवण करना, सुनते थे, फिर मनन करना, है ना? उसको एनालाइज़ करना, उसको समझना, उन्होंने ऐसा बोला तो इसका क्या-क्या मतलब निकलता है, ये कैसे-कैसे हो सकता है, और फिर निधिध्यासन मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें के बेस पे जो है वो एजुकेशन होता था उस समय। जब जो हमें पता है उसके हिसाब से कि पहले गुरु ऐसा करते होंगे, ऐसा, क्योंकि वहाँ उस समय ना तो कोई स्क्रिप्ट थी, ना कोई लैंग्वेज ऐसे कोई लिखी जाती थी, ना कोई पेपर था, है ना? बहुत टाइम के बाद में उसको एक तरह से अ, एक स्क्रिप्ट बनी और फिर पत्तों पे लिखा गया, और उसके बाद में पांडुलिपियाँ हम सुनते हैं, उस पे आया, फिर पता नहीं बहुत पेपर-वेपर तो अब बना है। तो बहुत सारी चीज़ें मॉडिफ़ाई हो गई, बहुत सारी चीज़ें बिखर गई, है ना? तो प्रॉपर जो है कि कैसे क्या होता था उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन एक समझ से हम ये कह सकते हैं कि ओरली जो है गुरु जो है अपनी बातें अपने स्टूडेंट्स को समझाते थे। और जो गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो बहुत ही क्लियर, स्पष्ट होता था, उसमें कोई डर नहीं होता था कि भई क्योंकि वो उनके सानिध्य में आ गए तो वो पूरा तरह से अपने आप को ना समर्पण भाव, सरेंडरशिप होती थी। तो जैसा वो सिखाते थे वो सीखते थे। कभी उनके मन में कोई क्वेश्चन आता था अ, गुरु के मन में, तो वो शिष्य को बताते थे कि ऐसा क्यों, कैसे, और शिष्य के मन में तो बहुत सारे आते होंगे तो वो गुरु से पूछते थे। तो इस तरह से जो है एक कम्युनिकेशन, वाद-विवाद कहना चाहिए, है ना? एक डिस्कशन जो है वो होता था, और इस तरह से जो ज्ञान का प्रचार-प्रसार होता था। कोई भी आपस में संबंधों में जो है वो नहीं होती थी। साथ में ही गुरु और शिष्य जो है प्रार्थना करते थे। इससे रिलेटेड एक श्लोक है, किसी को कोई रिलेट कर सकता है? सहना भवतु। हाँ, वेरी गुड। सहना भवतु, है ना? हम गुरु शिष्य साथ-साथ पढ़ें, साथ-साथ आगे बढ़ें, है ना? इस तरह से वो भाव जो है वो उसमें है। और इसका जब हम इस तरह से जब हमारे अंदर ये चीज़ रहती है ना, सहयोग की भावना रहती है, सब साथ-साथ आगे बढ़ें, है ना? मैं आगे बढ़ जाऊँ, वो दूसरा कहीं रह जाए, तो मुझे तो अपने से ही मतलब है। ये सारी जो भावनाएँ हैं, ये उस जो माहौल में ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि गुरु के लिए सभी शिष्य जो हैं वो बराबर होते थे। कहीं कोई ऐसे कॉम्पिटिशन नहीं कुछ, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा फीस दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई फीस या बहुत कहना चाहिए भेदभाव टाइप जो चीज़ें हैं वो वहाँ नहीं होती थी। सभी जो है समान भाव से पढ़ते थे। हाँ, किसी में योग्यता ज़्यादा हो तो वो आगे बढ़ जाता था, वो ज़्यादा क्योंकि ये तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कि कौन कितना पढ़ता है, कौन कितना चिंतन करता है, मनन करता है, और कौन कितना इम्प्लीमेंट करता है, और कौन अपने नॉलेज को किस तरह से बाहर लोगों को बताता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करते थे। तो साथ-साथ जो है वो ज्ञान प्राप्त करने का विचार जो है उसमें था, और साथ-साथ ही आगे बढ़ने की भावना थी, है ना?
तो गुरु निश्चित रूप से शिष्य की तुलना में अधिक ज्ञान वाले हुआ करते थे, लेकिन ऐसा कभी वो नहीं कहते थे कि मुझे ही सब कुछ पता है, क्योंकि ऐसा यदि होता तो गुरु ही लाइमलाइट में होते, शिष्य नहीं। पर कई शिष्य गुरु से आगे बढ़े हैं, है ना, उन्होंने अपना नाम जो है वो ज्यादा कमाया है, ज्यादा काम किया है, ज्यादा श्रेष्ठ जो है वो सिद्ध हुए हैं। ठीक है। और पहले का जो प्रशिक्षण या प्रैक्टिस जो है, या कहना चाहिए कि जब वो गुरु के उसमें आते थे तो वहीं पे उनके साथ ही रहते थे सारे स्टूडेंट्स या सारे जो विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं। तो जैसा मिलता था, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं या प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, उनको रूटीन के सारे काम जो हैं वो सब मिलजुल के ही करते थे। जैसे कि खाना बनाने के लिए जो सामान चाहिए, खाना बनाना है, या अपना साफ सफाई करना है ना। यदि गुरु की फैमिली है तो उस चाहिए, तो मतलब वो एक तरह से एक फैमिली का पार्ट हुआ करते थे, और मिलजुल के सारे काम करने के अलावा पढ़ाई भी करते थे, प्रैक्टिस भी करते थे। क्योंकि जो शिक्षा है वो निशुल्क होती थी। हालांकि बाद में यदि किसी को कोई सबल है या एक तरह से अच्छे घर का है, तो वो जैसे को हम कहते हैं ना गुरु दक्षिणादायी, वो दे देते थे। तो इस तरह से उनका गुजारा जो है वो चल जाता था। अब क्योंकि मौखिक होती थी जो शिक्षाएं हैं, जो भी तरीका था जो है नॉलेज को एक गुरु जो है वो स्टूडेंट्स को दे, तो वो ओरली देते थे, क्योंकि कुछ लिखी हुई चीजें नहीं होती थी उस वक्त। तो जो है गुरु बोल रहा है, गुरु सिखा रहा है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे बैठ के उसको सीख रहे हैं। तो जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी है, जिसका जो बहुत डेडिकेटेड है, वो जो है उसको जल्दी ले लेता था। तो इसके लिए एक अच्छी स्मरण शक्ति का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो वही काम वो कर सकता है जो मतलब पूरी तरह से डिवोट हो गया है उस नॉलेज के लिए। तभी वो जो बोल रहे हैं कि भाई जो गुरु बोल रहे हैं बस वो पूरा सीखना है, और यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है मन में तो वो पूछ लेना है। एक तरह से शिष्य केवल पाठक जो पाठ है, जो लेसन है, उसका विषय वस्तु से ही प्रशिक्षण नहीं लेते थे, बल्कि व्यक्तिगत आचार विचार का भी बहुत ज्यादा महत्व था उस समय। तो इसीलिए जो शिष्य हैं उनके दृष्टिकोण से जो प्रायोगिक विषय मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए निरीक्षण, प्रदर्शन, ये हम आगे पढ़ेंगे, और अभ्यास की जो है वो जरूरत पड़ती थी। तो किस तरह से जो है डायरेक्शन दिया जा रहा है गुरु से, है ना, किस तरह से गुरु प्रदर्शन करके या दिखा रहे हैं कि नहीं इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, और फिर उनको सीख करके आप अपनी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, आप अपना अभ्यास कैसे कर रहे हो, ये जो है वो इसकी आवश्यकता जो है वो होती थी। और गुरु के दृष्टिकोण से अध्यापन के लिए जो है अब आपने गुरु ने बताया, फिर स्टूडेंट्स ने किया। अब हर स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट टाइम में ही परफेक्शन नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो कौन बताएगा? गुरु बताएंगे कि भाई आपने यहाँ गलती की, आप ये चीज सुधारो। तो उसमें ये है कि उसको डांटना और डपटना ये नहीं, बल्कि सकारात्मक परामर्श दे करके उसको सुधारा जाता था कि भाई नहीं ऐसे करिए। अपनी गलतियों से जो है स्टूडेंट्स जो है वो सीखते थे। और क्योंकि धीरे धीरे ही है ना, वो एक सूत्र है पातंजल योग सूत्र में, किसी को याद है? अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कि कैसे आप जो है परफेक्ट बनेंगे। सतु दीर्घकाल जड़भूमि। यस, धीरे धीरे जो है दीर्घ काल तक नियमित रूप से जब आप कोई भी चीज करते हैं तो वो दृढ़ हो जाती है, वो परफेक्ट हो जाती है आपकी। तो बस उसी तरह से इसको फॉलो करते हुए जो है टीचर बताते थे और स्टूडेंट्स जो है वो सीखते थे। अब वर्तमान समय में जो योग है
इस विषय को सरलता से समुचित ढंग से पढ़ाने के लिए जो है एक प्रॉपर शिक्षा पद्धति जो है वो हो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है हम जो योग की जो प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा रही है उसको हम देखते हैं, समझते हैं और फिर हम जो है उसको मॉडर्न तरीके के हिसाब से समझते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो पुराना जो शिक्षा पद्धति है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन एक आध आ सकता है। तो पहले तो पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, पॉपुलेशन कम थी तो ऑब्वियसली गुरु भी कम थे और शिष्य भी कम थे, तो लिमिटेड जो है उनका नंबर होते थे। और अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टीचर्स भी बहुत हैं, तो स्टूडेंट्स लेकिन उसके प्रपोर्शन में और भी ज्यादा। पहले समय का कोई बंधन नहीं था, मतलब किसी भी एज में, जैसे बहुत पहले तो कोई एज ग्रुप था ही नहीं, है ना। किसी भी एज में जैसे 5 साल का बच्चा भी आ सकता था, 10 साल का भी, 12 साल का भी, ऐसा कोई नियम कहीं नहीं लिखा कि भाई इस साल इतने एज ग्रुप का बच्चा होना चाहिए, इतना उसका फैमिली में इतना बैलेंस होना चाहिए, फाइनेंशियल ऐसा स्टेटस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस वो एक नॉलेज को लेने की उसमें एक कहना चाहिए एक डिजायर होनी चाहिए थी बस। अब यहाँ पर जो हम आज पढ़ते हैं या आज जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें टाइम बाउंडेशन है कि भाई इतने साल का बच्चा ही होगा तो इसमें आएगा, उसके बाद में उसको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, है ना। कुछ स्कूल्स में ये है कि आपको इतना फीस देना पड़ेगा, है ना, और इतने समय के लिए आपका ये करिकुलम रहेगा, फिर एग्जाम होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, इस तरह से टाइम बाउंडेशन है। पहले जो है छात्र जो है ये वर्ण वर्ग विषय से संबंधित होते थे। बहुत पहले तो कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन धीरे धीरे जो है जब गुरु बने तो उन्होंने कुछ ही वर्ण के लोगों को पढ़ना, मतलब अपने यहाँ एंटर कराया, बाकियों को नहीं कराते थे। लेकिन उसके पहले जो को कुछ डेटा मिलते हैं उसमें ये था कि जब हम जैसे ये नालंदा या इसकी बात करते हैं, तक्षशिला की बात करते हैं, बहुत पहले बौद्ध जो टीचिंग्स थी उसमें वर्ण वर्ग का नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे ये आया कि भाई इस वर्ण के बच्चों को एडमिशन मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इस तरह से था। और अभी जो है प्रेजेंट हमारा एजुकेशन सिस्टम उसमें भेद नहीं करते हैं, हर कोई जो है वो एडमिशन ले सकता है। उस स्कूल के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उसको यदि आप फुलफिल करते हो तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। फिर ये है कि वैचारिक गुणवत्ता का महत्व था, भाई आपके थॉट प्रोसेस कैसी हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, उस हिसाब से आपका जो है ग्रोथ होती थी। अभी जो ग्रोथ होती है वो आपके नंबर्स के हिसाब से होती है, कितने कौन से मार्क्स आए, कितने सब्जेक्ट में क्या मार्क्स आए, उसके हिसाब से आप क्वालिफाइड हो नहीं हो, है ना, वो तय किया जाता है। और पहले का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना होता था, मतलब कि वो फिजिकली भी फिट हो, उसका मेंटल ग्रोथ भी हो, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी हो ना, बुद्धि का विकास हो, और साथ साथ वैचारिक विकास भी हो, है ना, इमोशनली भी वो स्ट्रांग हो। तो उस तरह से जो ये वर्ण और वर्ग कहा गया है, तो जैसे राजा के बच्चे हैं, अलग कुल के हैं, या उनके मंत्रियों के बच्चे हैं, या सैनिकों के बच्चे हैं, तो सैनिकों की तरह उनकी ट्रेनिंग होगी, है ना। या फिर जो बिजनेस क्लास हैं उसके बच्चे हैं तो उनको उस तरह से वो अंक गणित या जो भी मतलब है उसका करिकुलम जो है वो उस तरह से वो डिसाइड करते थे गुरु। और अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, बेसिकली एजुकेशन हम लेते ही इसलिए हैं कि हमको कहीं अच्छी जॉब मिल जाए। डिपेंड करता है आपने किस फील्ड में अपना
एजुकेशन या क्वालिफिकेशन आपने किया है, तो अकॉर्डिंगली आप जो है एजुकेशन को अपने प्रोफेशन से या अपनी जॉब से रिलेट कर सकते हो। तो उस तरह से ये जो है डिफरेंसेस हैं। तो आधुनिक शिक्षा पद्धति में जो है उद्देश्य जो है, उसका एम जो है और उसकी जो प्रोसेस है, वो दोनों ही दृष्टिकोणों में पहले के समय के हिसाब से बहुत परिवर्तन हुआ है। और इसमें जो है जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो शिक्षा पद्धति के स्थान पर सामूहिक प्रात्यक्षिक शिक्षा पद्धति ने अनिवार्यता का रूप धारण कर लिया है। मतलब ये है कि इंडिविजुअल के स्थान पे जो है हम ग्रुप में पढ़ते हैं, है ना। एक क्लास में कोई 4-5 बच्चे या 10-12 बच्चे नहीं होते हैं, बल्कि 50-60। तो एक जैसा सबका है ना, पूरे स्कूल का एक करिकुलम होता है, फिर एक क्लास का, या जैसे आप मिडिल स्कूल में हैं, प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में है, उनका अपना अलग तरीके से प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, किस सब्जेक्ट्स में आप पढ़ रहे हैं, तो सबका अलग अलग तरीके से एक ग्रुप के हिसाब से होता है। तो योग जो कि प्राचीन शिक्षा पद्धति का विषय रहा है, उसका औचित्यपूर्ण जो समायोजन है वो आधुनिक शिक्षा पद्धति में हो सके, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो है ये बुक जो है लिखी गई है। क्योंकि बाकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ते हो, टीचिंग में लोग बीएड भी करते हैं, है ना, बैचलर इन एजुकेशन, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है कि आपने कैसे पढ़ाना, कैसे क्या करना, ये सब चीजें। लेकिन जब आप इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग ये प्रोफेशनल फील्ड्स नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई है वो जब वो खुद ही पढ़ते हैं, एक इंजीनियर जब इंजीनियरिंग करता है या एक डॉक्टर जब मेडिकल प्रोफेशन में जाता है, उसमें इतने प्रैक्टिकल्स और इतनी सब चीज़ें होती हैं कि उनको इस तरह के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत या टीचर के लिए एक स्पेशल एबिलिटी की ज़रूरत नहीं महसूस होती है, वो ऑलरेडी उसमें एक्सेल कर जाते हैं। लेकिन योग जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक लाइफ़स्टाइल जुड़ी हुई है, इसमें मतलब लोगों की लाइफ ही का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पार्ट क्या कहना चाहिए, लाइफ ही है, एक तरह से लाइफ़स्टाइल ही है। तो इसीलिए इसको कैसे सीखें और इसको कैसे सिखाएं, तो इसके लिए मेनली ये जो बुक है वो बनी हुई है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल से बाकी का स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। या सब समझ में आया आपको? मैम बुक का क्या है, बुक लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल शेयर दिस।